नमस्कार दोस्तों. So 11th, this video is for you. In the last video of 11th class, we were talking about a topic of your micro, that was theory of demand. Theory of demand में लगभग सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सेक्टर का बाकी था, जिसके लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए. देखिए टॉपिक का नाम क्या है और इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. क्लियर? टॉपिक क्या है? देखिए टॉपिक है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या फिर इसे आप एक नाम से और बोल सकते हैं, दैट इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. एक्सपांशन को जनरली हम लोग इंक्रीज बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को जनरली हम लोग डिक्रीज बोल सकते हैं. वर्ड क्या है यहाँ पर? क्वांटिटी डिमांडेड. और साथ में इसके मैंने एक वर्ड और लिखा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. इन दोनों शब्दों को इन दोनों टॉपिक्स को अगर हम लोग साथ में लेके चलते हैं तो जनरली कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर इनमें डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ भी इंक्रीज डिक्रीज है, वहाँ भी इंक्रीज डिक्रीज है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स. यहाँ पर जो शब्द मैंने काम में लिया है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और यहाँ पर जो वर्ड काम में लिया गया है दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. क्लियर टू ऑल? तो पहले तो इनके शब्दों में आप लोग फर्क समझ लें. यहाँ पर जो वर्ड काम में लिया गया है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, वहाँ जो वर्ड काम में लिया गया है दैट इज डिमांड. नाउ सी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. देखिए ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. पहले ये समझते हैं कि ये होते क्यों हैं, कि एक्सपांशन इन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्यों होता है, और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होता है, और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्यों होता है. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक. उसको भूल जाइएगा एक बार आप लोग, सिर्फ इसको देखिएगा, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो उसमें कोई दिक्कत आप लोगों के नहीं आएगी. क्लियर? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होगा, उसके पीछे रीजन क्या है. रीजन मैंने लिखा है आप लोगों के सामने, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड व्हाइल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. क्या मतलब हुआ इस बात का? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड किस वजह से होगा? जब सिर्फ और सिर्फ गुड की प्राइस में चेंज आएगा, अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये अदर फैक्टर्स का मतलब है क्या यहाँ पे? अदर फैक्टर्स का मतलब वही है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. उसमें जो टॉपिक्स थे, जो पॉइंट्स थे, कौन कौन से पॉइंट्स थे? फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स. ये जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, और सिर्फ चेंज किस में होना चाहिए? प्राइस में. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन इन द मार्केट? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्लियर टू ऑल? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक? क्यों होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट? It will occur due to change in price of a good while other factors remain the same. मतलब अदर फैक्टर्स में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए. उस वजह से या तो इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा? डिक्रीज. किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड. क्लियर टू ऑल? समझ आया सबको? ठीक है. नाउ अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि जब प्राइस बढ़ती है या घटती है, समझ लीजिएगा मेरी बात को, अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट रहेंगे. जब प्राइस घटती या बढ़ती है तो उसकी वजह से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है? वी नो दैट वेरी वेल. क्या इम्पैक्ट आता है? हमें पता है जब प्राइस किसी चीज़ का मार्केट में बढ़ता है तो उस चीज़ का क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में क्या होता है? डिक्रीज. और जब प्राइस किसी चीज़ का मार्केट में डिक्रीज होता है, उस चीज़ का क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में क्या होता है? इंक्रीज. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब ये चेंज आएगा तो अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट रहेंगे. मतलब जब गुड का प्राइस चेंज हो रहा है तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड बी कांस्टेंट, पॉपुलेशन साइज शुड बी द कांस्टेंट, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर शुड बी कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड बी कांस्टेंट. उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए. तभी क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ेगा? जब प्राइस मार्केट में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो क्या लिखेंगे आप लोग? यू विल राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड व्हाइल अदर फैक्टर्स आर सेम, इफ क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, that will be called as decrease in quantity demanded or contraction in demand. Vice versa, if the price of the good decreases in the market, गिरती है प्राइस, while other factors are constant. बार बार इस लाइन को मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि this is the most important line which will make the difference between these two topics.
Clear to all? So what I said to you, due to decrease in price of a good while other factors are same, if the quantity demanded increases, that will be called as what? Increase in quantity demanded or expansion in demand. Clear? If we want to represent this particular thing but with the help of graph, we can represent like this. देखिए सब इधर, ये हमारा ग्राफ होता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, यू नो दैट वेरी वेल. अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर? एक्सपांशन भी रिप्रेजेंट करना है, मतलब इंक्रीज भी रिप्रेजेंट करना है और डिक्रीज भी. यहाँ हम प्राइस लेते हैं, यहाँ हम क्वांटिटी लेते हैं. क्यों लेते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. अब मान लीजिए आपको अगर इंक्रीज रिप्रेजेंट करना है क्वांटिटी डिमांडेड में, तो प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. दिस इज P1 एंड दिस इज Q1. ये जो पार्ट हुआ है किसका हुआ? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का. और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज. जब प्राइस बढ़ जाएगा मार्केट में, प्राइस इंक्रीज कर गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर जाएगा? डिक्रीज. तो ये हो गया P2 और ये हो गया Q2. ये जो पार्ट बना दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. आगे मेरी बात समझ में? ये अगर आपको टॉपिक समझ आ गया तो इसका जस्ट अपोजिट टॉपिक क्या है? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. समझिएगा इस बात को, इसका जस्ट अपोजिट है. इसका रीजन क्या था? चेंज इन प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. इसका रीजन क्या रहेगा? उल्टा कर दीजिए. अब अदर फैक्टर्स चेंज होंगे लेकिन प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. लेकिन प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट. मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है. देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइस की वजह से ही डिमांड चेंज हो. अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है तो वो क्या है? तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है. कई बार बिना प्राइस के चेंज होते हुए भी डिमांड में परिवर्तन आ जाता है. वो आता है अदर फैक्टर्स की वजह से. और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है और प्राइस कांस्टेंट रहता है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. मतलब या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए या घट जाए, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए, पॉपुलेशन साइज चेंज हो जाए, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हो जाए. उसकी वजह से अगर कोई चेंज या कोई परिवर्तन आता है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. तो मैंने रीजन लिखा है आप लोगों के सामने, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स व्हाइल प्राइस इज कांस्टेंट. और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा सर? अगर ऐसा होगा तो फिर डिमांड कर्व क्या करेगा? तुम्हारा शिफ्ट करेगा. डिमांड कर्व विल शिफ्ट. इसीलिए इसको एक नाम से और भी बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन डिमांड. शिफ्ट इन डिमांड. नाउ सी, इंक्रीज कब होगा डिमांड में और डिक्रीज कब होगा? एज सिंपल एज दैट. इधर देखिए, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. डिमांड में इंक्रीज कब होगा? जब कंज्यूमर का डिमांड कर्व कहां शिफ्ट कर जाएगा? कहां मूव कर जाएगा? राइटवर्ड मूव कर जाएगा. कहां मूव कर जाएगा? राइटवर्ड. लुक एट एवरीवन हियर. अगर ये डिमांड कर्व है कंज्यूमर का पहले से, और अगर ये डिमांड कर्व किस तरफ मूव कर जाता है? राइटवर्ड मूव कर जाता है. दिस विल बी कॉल्ड एज D1. लुक एट हियर वेरी मच केयरफुली एवरीवन. ये देखिए, यहाँ पर ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांडेड था. ये टू ऑल. मैंने क्या कहा? अब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा लेकिन प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट. यही होगा. लुक एट हियर, प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में क्या कर गया? इंक्रीज कर गया. क्वेश्चन इज वाई सर? प्राइस के कांस्टेंट रहने के बावजूद भी कैसे? इसलिए क्योंकि अदर फैक्टर्स में क्या आ गया? चेंज आ गया. क्लियर? इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड. तो डिक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व कहां शिफ्ट कर जाएगा? इट विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड. ये डिमांड अब कहां शिफ्ट कर जाएगा? ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. लेफ्टवर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा. तो ये आ गया तुम्हारा नया डिमांड कर्व D1. क्लियर? पहले क्वांटिटी डिमांडेड ये थी. देखो, ये प्राइस पे ये क्वांटिटी थी. अब क्वांटिटी मार्केट में क्या आ गई? डाउन. प्राइस अभी भी वही है. डाउन क्यों आई? वही बात, चेंज इन अदर फैक्टर्स. तो अगर फेवरेबल चेंज होगा फैक्टर्स में तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? राइटवर्ड. और अगर अनफेवरेबल चेंज होगा तो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? लेफ्टवर्ड. फेवरेबल अनफेवरेबल का मतलब क्या है? अगर इनकम बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा कंज्यूमर की. अगर इनकम गिरती है तो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? लेफ्टवर्ड. क्लियर टू ऑल? तो दीज आर द बेसिक टॉपिक, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. मैं ये नाम बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों नामों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन टॉपिक्स में डिफरेंस है. एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ मैं आप लोगों के सामने. इसके पीछे रीजन, डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं. दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इसके पीछे रीजन था
चेंज इन प्राइस, और इसके पीछे रीज़न क्या था, चेंज इन अदर फैक्टर्स। जब प्राइस चेंज होगी तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, और अदर फैक्टर्स चेंज होंगे तो प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट इज फॉर श्योर। आगे मेरी बात समझ में, ऐसा होगा तो ही ये होगा वरना नहीं होगा। क्लियर टू ऑल। फर्स्ट डिफरेंस इज द रीजन, इसका रीजन ड्यू टू चेंज इन प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, उसका रीजन ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स व्हाइल प्राइस इज कांस्टेंट। क्लियर टू ऑल। सेकंड डिफरेंस, यहाँ पर डिमांड कर्व में किसी प्रकार का कोई शिफ्ट नहीं आएगा। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं आएगा। डिमांड कर्व ऊपर नीचे मूव करेगा, या तो ऊपर जाएगा कंज्यूमर, या फिर क्या आएगा, कंज्यूमर नीचे आएगा। इसीलिए इसको एक नाम से और बोलते हैं, जो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग, राइटिंग हियर एवरीवन, लुक इट हियर, अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्या लिखा मैंने ऊपर, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूव करना। सेम डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे क्या करना, मूव करना। लुक एट हियर, डिमांड कर्व में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज इन डिमांड कर्व, ओनली कंज्यूमर इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्लियर टू ऑल। और यहाँ पर डिमांड कर्व ही क्या हो जाएगा, चेंज। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, शिफ्ट इन डिमांड। क्लियर टू ऑल। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन increase and decrease in quantity demanded and increase and decrease in demand. Clear to all. This is the end of your chapter, which is named as theory of demand. Clear to all. इसके बाद हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किसके बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। Clear to all. Let's move on. हाँ जी, टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जिनको मैथ्स पसंद है, थोड़ा बहुत मैथ्स भी आप लोगों के आएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज नोन एज व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सी व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड, इलास्टिसिटी होती क्या है सर? इलास्टिसिटी को अगर मैं अदर वर्ड्स में लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं डिग्री ऑफ चेंज। क्या लिखा है मैंने यहां पर, डिग्री ऑफ चेंज। सर डिग्री ऑफ चेंज क्या होता है? डिग्री ऑफ चेंज का मतलब देखिए ये होता है कि हमें, अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है तो लॉ ऑफ डिमांड इज जस्ट अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ ये बताता है आपको कि प्राइस में और क्वांटिटी में रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है XYZ। तो वहाँ पर जो हमें बताया गया है वो सिर्फ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। अब वो चेंज जो आ रहा है ना प्राइस में और क्वांटिटी में, नेगेटिवली आ रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से आ रहा है, हमें उसका डिग्री नहीं पता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में जो चेंज आया है वो कितना आया है, उस चेंज का रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, उसका डिग्री क्या है। तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू स्टडी ए टॉपिक विच इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिग्री ऑफ चेंज, इसका डिग्री ऑफ चेंज सर, प्राइस में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आया है उन दोनों में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ चेंज। रिलेशनशिप में पता है नेगेटिव होती है, लेकिन उस नेगेटिव रिलेशनशिप की डिग्री को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कितना चेंज आया है, उसमें रेस्पॉन्स क्या आया है, प्राइस में चेंज की वजह से क्वांटिटी में क्या रेस्पॉन्स आया है। तो दैट वी हैव टू कैलकुलेट। और अगर कैलकुलेशन की बात आई या उसको मैथमेटिकल वे में आप लोगों को रिप्रेजेंट करना हो डिग्री को, तो उसके लिए आप लोगों को टॉपिक पढ़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे मेरी बात समझ में, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ रखा है उनको पता होगा चेंज के लिए हम लोग एक साइन काम में लेते हैं जनरली, डेल्टा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डेल्टा। आगे मेरी बात, डेल्टा का मतलब क्या होगा यहाँ पर, चेंज। क्लियर? तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या बनी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो उसकी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? आई एम राइटिंग हियर,
the proportionate relationship between dependent and independent factor. Dependent and independent factor is ED. ED का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ED is the denoter of elasticity of demand. Okay? E for elasticity, D for demand. तो क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ये प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है भाई, किसमें? डिपेंडेंट फैक्टर में और इंडिपेंडेंट फैक्टर में. सी, कुछ लोग इसको प्राइस और क्वांटिटी से जोड़ देते हैं. मैं प्राइस और क्वांटिटी को अभी नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग किसी पर्टिकुलर इलास्टिसिटी के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं. हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो मैं यहाँ प्राइस और क्वांटिटी को बीच में अभी लेके नहीं आऊँगा. वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. फिलहाल आप लोगों को सिर्फ क्या समझना है कि जो फैक्टर डिपेंडेंट होता है और जो फैक्टर इंडिपेंडेंट होता है, उन दोनों में एक प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप को अगर हम लोग एग्जिबिट कर देते हैं, स्टेब्लिश कर देते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर? नाउ ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, ये 3 टाइप की होती है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कौन कौन से टाइप्स हैं इसके? टाइप्स. नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी. नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी. एंड नंबर 3, क्रॉस इलास्टिसिटी. ठीक है? ये 3 टाइप की इलास्टिसिटी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी. बट इन द कोर्स ऑफ 12th या 11th के कोर्स की अगर मैं बात करूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, 12th में नहीं 11th के अगर कोर्स की मैं बात करूँ, तो 11th के कोर्स में सिर्फ एक ही इलास्टिसिटी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बाकी की इलास्टिसिटीज आप लोगों को आगे के क्लासेस में जब आप लोग जाएंगे, कोई CA वगैरह करेगा, CS वगैरह करेगा, किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे या कोई और ग्रेजुएशन वगैरह करोगे, तो वहाँ पर आप लोगों को बाकी की इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी. फिलहाल इन योर कोर्स देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज देयर, व्हिच इज नोन एज वाज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर? वी विल टॉक अबाउट दिस. हाँ जी, क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देखो, ये समझ लो कि ये किसका टाइप है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप. अगर ये समझ लोगे तो उसमें दिक्कत कहीं नहीं आनी आपको. इसका डिनोटर क्या होता है? EP. E फॉर इलास्टिसिटी, P फॉर प्राइस. क्लियर टू ऑल? सर ये क्या होगा? ये वही होगा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था. अब जहां पर मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं, तो ये बात तो कॉमन हो गई सर कि यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो या तो प्राइस की करेंगे या क्वांटिटी डिमांडेड की करेंगे. और अगर मैं ये कहूँ कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच एक प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप की करेंगे तो भी गलत नहीं है. मैंने अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या लिखा था? क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? द प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड. नो, आई रोट इट द प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फैक्टर. नाउ सी, हमारे पास 2 फैक्टर हैं प्राइस इलास्टिसिटी में, या तो प्राइस या फिर क्वांटिटी. अब प्राइस और क्वांटिटी में क्या डिपेंडेंट है, क्या इंडिपेंडेंट है? यू कैन लर्न दिस वेरी मच परफेक्ट. देखिए, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या डिपेंडेंट फैक्टर है, क्या इंडिपेंडेंट है. क्वांटिटी इज टोटली डिपेंडेंट टू प्राइस. जब तक प्राइसेस में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी. आई मेरी बात समझ में? तो जो फैक्टर डिपेंडेंट है उसको डिपेंडेंट की जगह रख दीजिए, जो इंडिपेंडेंट है उसको इंडिपेंडेंट जगह रख दीजिए. फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर. डिपेंडेंट फैक्टर क्या होगा बताओ मुझे? क्वांटिटी डिमांडेड. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई percentage change in price. This is the basic formula of calculating price elasticity of demand. Clear to all? है कोई समस्या किसी को उसमें? ठीक है. Now see, इसको कैलकुलेट करने के अभी 3 मेथड्स और हैं. प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के देयर आर 3 मेथड्स मोर, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस मेथड को मैं आप लोगों को बता देता हूँ. दिस मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट? परसेंटेज मेथड. और दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्लक्स मेथड. इसको फ्लक्स मेथड भी कहते हैं. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? परसेंटेज मेथड. क्लियर?
सर इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल है, देखिए इधर देखिए सर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के सामने कि एक्स कमोडिटी है, उसका प्राइस था मार्केट में 10, क्वांटिटी डिमांडेड था उस समय 1000, प्राइस कम हो गया 8, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के कितना हो गया 1200. क्लियर? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. व्हाट यू नीड फर्स्ट? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. सी एवरीवन हियर, चेंज कितना आ रहा है क्वांटिटी में? यहाँ 200 का, और यहाँ चेंज कितना आ रहा है 2. यू हैव टू सी द चेंज ओनली, डोंट यूज दैट मच मैथ्स. सिर्फ चेंज देखना है आप लोगों को. यहाँ 200 का चेंज आ रहा है, यहाँ 2 का चेंज आ रहा है. हमें यहाँ चेंज नहीं चाहिए, हमें यहाँ परसेंटेज चेंज चाहिए. और परसेंटेज निकालने का तरीका तुम लोगों ने 10th में पढ़ रखा होगा. किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो उससे बेस से डिवाइड कर दो. बेस कितना है? 1000. 1000 से ही कितनी हुई है क्वांटिटी? 1200. तो व्हाट इज द बेस? बेस इज 1000 डिवाइडेड बाई 1000, और अगर परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 100. दिस विल बी 20%. द सेम विल बी एप्लीकेबल हियर. यहाँ बेस कितना है? 10, क्योंकि प्राइस 10 से ही 8 हुआ है, तो 10 into 100. अगेन परसेंटेज विल बी 20%. फॉर्मूला वैल्यू करके आंसर निकालिए. क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया? 20%. प्राइस में कितना चेंज आया? 20%. परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया? कैंसिल. आंसर इज 1. दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इस एक्स कमोडिटी में कितनी इलास्टिसिटी है? द डिग्री इज 1. डिग्री इज 1. मतलब जितना चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा उतना ही चेंज किसमें आ रहा है साहब? प्राइस में. या उसको उल्टा बोलिए आप लोग, दैट विल बी मच बेटर. जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज किसमें आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा. कैसे पता पड़ा? क्योंकि डिग्री कितनी है सर? 1. समझ में आ गई मेरी बात? दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दिस इज द basic formula of calculating price elasticity of demand. In the next video we'll discuss about 3 more methods. उसके बाद हमारा टॉपिक भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. I hope you are taking the videos 11th class. आप भी लें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं. कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का आप लोगों के रहे, if you have any kind of doubt, I told you to discuss it with me anytime. Clear to all? Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye bye.